हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लेखपाल का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 19 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है, वो जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश लेखपाल के हिसाब से हमारा जो जीएस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखपाल का पाठ्यक्रम भी आ चुका है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है। पूरा विस्तृत रूप से पाठ्यक्रम बताया गया है, आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति में है जिसमें कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती, अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, या कोई स्वैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती, या फिर स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है। तो देखिए, जब पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है जब क्या हो, जिसमें कोई अनैच्छिक बेरोजगारी न हो। क्या हो? कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी पर कार्य कर रहे हैं या फिर जिन्हें रोजगार नहीं मिलता है, उन्हें अनैच्छिक बेरोजगार कहा जाता है। लेकिन पूर्ण रोजगार की स्थिति में सभी लोगों को जो प्रचलित मजदूरी यानी जो काम करना चाहते हैं, यदि उनको काम मिल रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में इसको गिना जाएगा। ठीक है, यदि आपको 8 घंटे का काम प्रतिदिन मिल जा रहा है, 273 दिनों आपको काम मिल रहा है, तो आप पूर्ण तरीके से रोजगार कहे जाएंगे। आप रोजगार उस स्थिति में भी कहे जाएंगे अगर आपके पास काम अवेलेबल है, आप काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं करना चाहते, तब भी आपको बेरोजगार की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जो प्रभावी मांग होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो जो प्रभावी मांग होता है वह आपका क्या होता है? पूर्ति कीमत पर निर्भर करता है। ठीक है, अब पूर्ति कीमत का क्या अर्थ होता है? देखिए, पूर्ति कीमत का जो आपका अर्थ होता है वह कीमत जिस पर विक्रेता अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा की पूर्ति करता है। क्या होता है? वह उत्पादन जिस पर जो विक्रेता होता है, बेचने वाला होता है, अपने उत्पादन की जो एक निश्चित मात्रा की पूर्ति करता है। इसीलिए पूर्ति कीमत की प्रभावी मांग बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? ठीक है, तो मार्क्स जो थे वो एक आपके इकोनॉमिक्स थे, उनके अनुसार जो है आपका मूल्य का स्रोत क्या होता है? श्रम होता है। ठीक है, मूल्य का श्रम सिद्धांत के उत्पादनकर्ता के श्रम को प्राथमिकता दी गई है। इस सिद्धांत के मुताबिक यानी इस सिद्धांत में आपका बताया गया है कि मानव का जो श्रम है नए शुद्ध आर्थिक मूल्य का एकमात्र स्रोत है, और सभी आय और पूंजी का जो संचय है उसके लिए श्रम आवश्यक होता है, यानी आपका मेहनत आवश्यक होता है। इस सिद्धांत पर पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य के उत्पादन और उसके शोषक स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। ठीक है, यानी अगर आप श्रम नहीं करते हैं तो आप एक आर्थिक मूल्य और आप क्या नहीं, एक पूंजीवाद या आय वाले व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर जीवन में सफल बनना है, कुछ भी करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है, किन्स के अनुसार व्यापार जो चक्र निवेश की दर में होने वाले परिवर्तन के कारण होते हैं, यह किसमें उतार चढ़ाव के कारण होता है? तो यह आपकी पूंजी की सीमांत क्षमता के उतार चढ़ाव के कारण होता है। किन्स के रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के जो सामान्य सिद्धांत थे उनके अनुसार जो व्यापार में उतार चढ़ाव का कारण है वह क्या है? आपका निवेश की दर में उतार चढ़ाव। जो निवेश हम लोग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की दर में जो उतार चढ़ाव होता है, निवेश की दर में उतार चढ़ाव के कारण ही पूंजी की क्या होती है? सीमांत क्षमता का कम या अधिक होना आपका पाया जाता है। पूंजी की सीमांत क्षमता का आप अर्थ क्या है? तो देखिए, जो पूंजी का सीमांत क्षमता का अर्थ होता है नए निवेश से होने वाला अनुमानित लाभ। जो आप नया निवेश कर रहे हैं, ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट का जो आपका जो निवेश होने वाले अनुमानित लाभ है, यानी जो आप कैलकुलेटेड आपका प्रॉफिट है, उसी को क्या कहा जाता है? पूंजी की सीमांत क्षमता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया है, किन्सवादी अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से इस पर बल दिया जाता है। तो आपका किस पर बल दिया जाता है? व्यय पर। ठीक है, किन्सवादी एक अर्थशास्त्र थे, उनके सिद्धांत का सारांश ही यही था कि जो अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल व्यय हैं और जो उससे उत्पन्न होने वाले उत्पादक हैं और जो भी आपकी मुद्रास्फीति पर प्रभाव है, यह इस बात पर केवल जोर देता है कि जो सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी को बढ़ाता है, सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था में होने वाले मूल व्यय का आपका मल्टीपल होता है, यानी कि गुणज होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद आपका दिया हुआ समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जिस पुस्तक पर केंद्रीभूत है उसका लेखक कौन है? ठीक है, तो उसके लेखक आपके हैं प्रोजो एम किन्स। कौन है?
प्रोजो एम किन्स हैं। ठीक है, ये जो इसकी स्थापना की थी, इसके रूप में देखा जाता है कि जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, यानी जो आपके इंडिविजुअल बाजार नहीं है बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निष्पादन संरचना, व्यवहार और जो निर्णय क्षमता है उसका अध्ययन करते हुए इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो आप किन्स का देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया है क्षमता उपभोग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो क्षमता उपभोग होता है वो वर्तमान उत्पादन के लिए एक प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक एक माप होता है। ठीक है, जैसे आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से क्या आपका तात्पर्य हो सकता है कि जो सेवाओं के निर्माण में किसी भी देश में, आपका भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ का जो फर्म या जो संयंत्र द्वारा उत्पादक सामर्थ्य का प्रयोग करने से इसमें प्रतिशत व्यक्त किया जाता है, उपयोग में लाए गए सामर्थ्य शक्ति को कुल सामर्थ्य भाग से देकर इसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है, क्षमता उपभोग कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है। इनमें से क्या है जो कि आर्थिक समस्या नहीं है, तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक समस्या आपका यह नहीं है कि यह तय करना कि फुर्सत के समय वो विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी। तो इसमें सबसे पहले जो कल्पना की थी इरविंग फिशर ने किया हुआ था। किसने किया हुआ था, इरविंग फिशर का जो सिद्धांत था 1930 में इन्होंने दिया हुआ था। इन्होंने सबसे पहले उस पर संबंध की कल्पना की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि उनके सिद्धांत ब्याज दर के बारे में था और यह सिद्धांत वास्तविक ब्याज दर का एक बचत और जो आपका प्रभाव है उस पर आपका जो अवास्तविक बाजार दर है और उपभोक्ता के व्यय का जो विपरीत संबंध की चर्चा होती है उस पर इन्होंने भरपूर तरीके से चर्चा किया हुआ है, इसके बारे में संबंध बताया हुआ है। ठीक है, तो आपका किसने दिया था, इरविंग फिशर ने सन 1930 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न दिया है पूंजीगत लाभ से आपका क्या तात्पर्य है। तो देखिए जो पूंजीगत लाभ होता है वह आपका परिसंपत्तियों को मुद्रा मूल्य में वृद्धि से होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका पूंजीगत अस्तियों के नियंत्रण के लिए उगाही गई जो राशि है, यानी जो आपका क्रय मूल्य में वृद्धि हो जाती है और उच्च विक्रय मूल्य और भिन्न क्रय मूल्य का आपका अंतर जो होता है वह लाभ होता है। यानी कि अगर आप सामान 100 रुपये में खरीदे हैं और 120 में बेच दिए तो जो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, जो आपका बचेगा वहीं आपका क्या हो जाएगा, वहीं आपका उस पर लाभ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अर्थशास्त्र का जनक यानी प्रवर्तक किसको कहा गया है। तो अर्थशास्त्र का जनक आपका एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको माना जाता है, उसका जो अर्थशास्त्र का प्रवर्तक आपके एडम स्मिथ को माना जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने परंपरागत जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत की स्थापना की थी और इनकी एक महान कृति है, आप देखेंगे एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द हेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। इन्होंने कब इसको किया था, 1776 में। इनका जो अर्थशास्त्र की प्रथम आधुनिक जो कृति माना जाता है। ठीक है, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र की प्रथम आधुनिक कृति माना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, इसके दौरान अधिक बजट की संस्तुति पर की जाती है। ठीक है, तो मंदी के दौरान आपका अधिक बजट की संस्तुति की जाती है। इसमें क्या होता है कि ऐसे बजट में कुल एडी की अधिकता के कारण अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति होती है वृद्धि होने पर अधिशेष बजट की स्थिति में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए तो इसके अगर प्रमुख कारण देखें तो दो ही हैं। पहला आपका सरकार द्वारा राजस्व प्राप्ति में वृद्धि और दूसरा क्या है, सरकार व्यय में कमी के कारण कुल मांग में जो कमी आती है वही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया है अर्थशास्त्र जो है मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है। ठीक है, तो यह आपकी पूंजी के रूप में वर्गीकृत करता है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र मानव निर्मित का उत्पादन उपकरण होता है वह आपका पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जब किसी निवेश का औसत उत्पाद अपने अधिकतम पद पर हो तो वह क्या होता है। तो ये आपका एपी बराबर एमपी होता है।
ठीक है। देखिए सीमांत उत्पाद, जो आपका सीमांत उत्पाद होता है और दूसरा आपका औसत उत्पाद, इसके मध्य आपका एक घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही कुल उत्पाद में उत्पन्न होते हैं और इसमें क्या है, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के समान होती है तो जो औसत उत्पाद होता है आपका अपने अधिकतम स्तर पर होता है। ठीक है, तो उस समय आपका एपी बराबर एमपी होता है। एपी आपका औसत उत्पाद है, एमपी आपका क्या है, सीमांत उत्पाद होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जो वृहत अर्थशास्त्र यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? तो ये आपके किया था रागनेर फ्रिक्स ने किया था। किसने किया था? रागनेर फ्रिक्स ने 1933 में किया हुआ था। सन 1933 में इन्होंने किया था। यह कौन थे? यह नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और इनको 1969 में प्रदान किए गए अर्थशास्त्र के प्रथम नोबेल मेमोराइजल प्राइज के साथ प्राप्त करता है। ठीक है, इनको सन 1969 में आपका दिया गया था नोबेल मेमोराइल, जो आपका नोबेल का मेमोरियल प्राइज दिया हुआ गया था। ठीक है, नोबेल मेमोरियल प्राइज इनको सन 1969 में दिया गया था। और इन्होंने ही क्या किया था, अर्थमिति की शाखा की स्थापना करने के लिए जाना जाता है। जो आपका अर्थमिति है, ये भी आप जान लीजिए, लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अर्थमिति का जो आपका शाखा की इस स्थापना आपको किसके माना जाता है? ये भी आपके रागनेर फ्रिक्स को ही माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी यानी वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? ठीक है, तो जो आपकी वास्तविक मजदूरी होती है वह मौद्रिक मजदूरी बटा क्या होता है, सामान्य मूल्य स्तर क्या है, उसके हिसाब से आपका बांटा जाता है। तो ये आपकी मुद्रा की क्रय शक्ति के बराबर नापा जाता है। ठीक है, आपका वास्तविक मजदूरी यानी आपका वेतन कितना होना चाहिए। जैसे कि आपका वेतन हर जगह तो अलग अलग होता है, तो आप काम कितना कर रहे हैं और वहाँ के हिसाब से, जैसे आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको अगर जॉब मिलता है तो दिल्ली में आपकी जो सैलरी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे देखा जाता है कि जो रहने खाने का खर्च है और जो खर्च है वो ज़्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है, जो मुद्रा की क्रय शक्ति होती है वहाँ के हिसाब से तो उनको सैलरी उनकी क्या होती है, अधिक होती है। जब आपका गाँव साइड में ऐसी इस एरिया में आपका जॉब लगता है तो वहाँ पर सैलरी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, खर्च आपके उसी हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो आपका जो आपका वास्तविक मजदूरी होता है, वेतन होता है, आपका इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया, जो समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो काला धन से आपका मौद्रिक नीतियां कम प्रभावी हो जाती हैं। ठीक है, जो आपकी मौद्रिक नीतियां होती हैं वो कम प्रभावी हो जाती हैं। काला धन कहते किसको है? देखिए, जो किसी भी रूप से आप अगर किसी भी धन को सरकार से छिपा करके रखे हुए उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं तो उसको क्या माना जाता है, आपका काला धन माना जाता है। चाहे भले ही वो आपकी एक संपत्ति हो, आपने कमाया हुआ है, अगर वह आपके सरकार के नज़र में नहीं है या आप उस पर टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो वह आपका क्या मान लिया जाता है, काला धन। काला धन को रोकने के लिए नोटबंदी भी किया गया था। ठीक है, तो ये सब क्या है, काला धन पे आपका टैक्स नहीं मिलता तो गवर्नमेंट को इसका सीधा सीधा नुकसान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, स्वरूप से अप्रत्यक्ष कर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका क्रम ह्रासमान। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर का स्वरूप समानुपाती होता है, अर्थात जितनी मात्रा का क्रय किया जाता है उसी मात्रा में उस पर कर देय होता है। ठीक है, तो जो आपका अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो क्रय ह्रासमान होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है? जो किन्स आपके इकोनॉमिक्स थे, इनके अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है? परिकल्पित एक परियोजना, लेन देन परियोजना या फिर पूर्वापाय, जो पूर्वापाय परियोजना है उसके द्वारा। तो ये उपरोक्त सभी परियोजना जो होती है ये आपकी मुद्रा की मांग होती है किन्स के अनुसार। ठीक है, आपको परिकल्पित परियोजना या फिर आपको जो लेन देन परियोजना है, ठीक है, इसके बाद आपका जो पूर्वापाय योजना है, तो ये सभी आपके सही होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया है, जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, मजदूरी की तुलना में लाभ जो होता है तेजी से बढ़ते हैं, पूंजी का अवमूल्यन होता है, या फिर देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
जब भी आपका किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, देश में निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका लेखपाल का पाठ्यक्रम आ चुका है, जल्दी ही आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप अपनी लेखपाल की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होने वाला होगा जल्द ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी प्रकार से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।